नाम का एक लड़का जिसकी उम्र करीब 34 साल होती है, वो अपनी शादी के 6 से 7 महीने बीत चुके थे। बड़ा खुश था वो, अपनी हंसी खुशी के साथ वो घर से निकलता है और अपनी पत्नी की विदाई कराने के लिए जाता है। वो अपनी पत्नी से बात करता है और अगले दिन सुबह की तैयारी होती है। दोनों वहाँ से निकल लेते हैं घर की तरफ। रास्ते में पत्नी कहती है अपने पति शौकीन से कि मेरे नाक की नथ खराब हो गई है, मेरे नाक में जो कील होती है वो ख़राब हो गई है, आप मुझे एक कील दिला देंगे क्या? मेरी कील जो नाक में है वो क्या चेंज करवा देंगे? वो बोलता है बिल्कुल। आगे चलकर 2 किलोमीटर के बाद एक बाज़ार लगेगी, बाज़ार में हम सुनार की दुकान पर रुकेंगे और हम तुम्हारी कील ज़रूर चेंज करवा देंगे। दोस्तों कुछ ही क्षण बाद बाज़ार आ जाती है। बाज़ार में शौकीन अपनी पत्नी के साथ दुकान में घुसता है, वहाँ बैठती है वो और कील पसंद करने के लिए लगती है। इस दौरान आपको बताता चलूँ कि जो शौकीन की पत्नी होती है वो नकाब से ढकी होती है, उसकी केवल आंखें दिखाई दे रही थीं, हाथ और नाक, हाथ पैर सब कुछ ढका हुआ था। वो बार बार देख रही थी और देखने में शायद उसे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि नकाब में केवल आँखों का ओपन एरिया खुला हुआ था। वो बार बार देख रही थी। तब वो दुकानदार कहता है कि दीदी अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूँ, आप नकाब हटा देंगी तो आपको देखने में आसानी होगी और आप अच्छे से कील पसंद कर पाएंगी। वो 1 से 2 बार फोर्स करता है, बताता है, कहता है, तब वो नकाब हटा देती है। नकाब हटाने के बाद वो कील, उसे एक कील पसंद आ जाती है। उसके बाद वो कील पहनने लगती है। वो दुकानदार भी कहता है कि दीदी आप ये कील पहन लीजिए ताकि आपको वापस करने में कोई दिक्कत न हो। अगर आपको पसंद आएगा तो अभी आप ले लीजिएगा, नहीं तो फिर वो जो है इसको चेंज कर देंगे। इतना कहने के बाद वो कील ले लेती है और उसके बाद वो दुकानदार जो होता है वो पहनती है कील। तो उसका जो लॉक होता है वो लॉक नहीं लग पाता है। तो दुकानदार उस हाथ बढ़ाते हुए उसकी नाक की तरफ करता है और कहता है दीदी लॉक ऐसे नहीं, ऐसे लगाते हैं। इतना ही उसकी नाक की तरफ उसकी मदद कर देना, उसको छू देना, उसके पति को इतना नागवारा गुजरता है। वहाँ उस दुकान पर वो विरोध नहीं करता है, वो लगातार बड़ी बड़ी आंखों से अपने पत्नी को घूर रहा था। पत्नी समझ नहीं पाती है और उसके बाद दोनों कील लेते हैं, घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद पति उसके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आता है कि तुम्हें इतना तमीज़ नहीं है, तुमने उसे छूने कैसे दिया, उसे टच करने कैसे दिया। इतनी सी बात को लेकर पति इतना नागवारा गुजरता है कि वो दोनों के बीच की बात पहले घर परिवार में, फिर घर परिवार से पड़ोसियों में और पड़ोसियों से ये बात निकल कर पंचायत में पहुँच जाती है। और जब पंचायत में पहुंचती है तो सुनवाई इस कगार तक पहुंच जाती है कि बात तलाक तक आ जाती है और कुछ महीने तक तलाक चलता है, बात चलती है और दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि जहां समाज इतनी तरक्की कर रहा है, जहां समाज इतना आगे बढ़ रहा है, जहां पर अच्छे खासे लोग कहते हैं जातिवाद कुछ नहीं है, जातवाद कुछ नहीं है, सोच कुछ नहीं है, गंदी सोच है, वहाँ इस समाज में केवल एक नाक की कील में मदद करने से पति और पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है। दोस्तों इसी तरीके की घटना एक काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जहां पर एक हल्की सी गुस्ताखी पत्नी की और एक घर में नहीं 3-3 मर्डर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार पांडे और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी। दोस्तों पूरी घटना, पूरी कहानी बने रहिएगा। आज ट्रिपल मर्डर केस का इस कहानी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, पूरी कहानी में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है, ताकि इतने कम समय में हमने अपने YouTube चैनल का 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट किया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि 1000 का क्राइटेरिया भी हम पूरा कर सकें। तो दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले को, बल को मजबूती देता है। दोस्तों बात कर रहे हैं जिस घटना की, उस घटना होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है शामली, और शामली का एक थाना लगता है धला, और धला थाना के अंतर्गत एक गांव होता है गाड़ी दौलत। बात कर रहा हूं 3 दिसंबर 2025 को। एक बच्चा होता है जिसका नाम असद होता है, वो उसकी उम्र करीब 5 साल होती है। वो परेशान होता है, परेशान होते हुए वो अपनी माँ को हर कमरे में दौड़ते हुए ढूंढता है, दौड़ते हुए जाता है अपनी दादी के पास। दादी जो होती है, उस दादी का नाम असगरी होता है। कहता है दादी मेरी माँ नहीं दिखाई दे रही है, मेरी बहनें नहीं दिखाई दे रही हैं, दोनों कहाँ गई हैं, माँ कहाँ गई है।
उसके बाद वो धीरे धीरे परेशान होने लगता है। तभी असगरी जो होती है वो अपने पति से इस बात को शेयर करती है और अपने पति यानी कि उसका जो शौहर होता है, नाम होता है दाऊद से इस बात को बार बार शेयर करती है कि आप अपने लड़के से पूछिए, फारूक से पूछिए कि आखिर उसने अपनी बीवी और 2 बेटियों को कहाँ रखा है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये चीज़ें कानाफूसी घर में फैलने लगती है, बात फैलने लगती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। तभी दाऊद जो होता है वो अपने बेटे फारूक को बुलाता है, फारूक से पूछताछ शुरू करता है। फारूक कहता है कि वो शामली में हैं, किराए के मकान में हैं, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। लेकिन उसकी जो ज़बान होती है वो लड़खड़ाहट के साथ होती है, जिससे उसके बाप यानी कि दाऊद को जो है शक हो जाता है। वो दाऊद प्रधान के पास जाता है, प्रधान को सारी बात बताता है। प्रधान आता है वापस, फारूक से पूछताछ करता है। फारूक इस बारे में इस बार दूसरी ज़बान बदल देता है, वो दूसरी बात कहने लगता है। तब इस शक को कन्फर्मेशन मिल जाती है और तुरंत जो है प्रधान जो है पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद सारे वृतांत वो बताता है कि सर, जो फारूक है दाऊद का बेटा, उसकी पत्नी ताहिरा जिसकी उम्र 32 साल है, उसकी भी एक बेटी है आफरीन और एक बेटी है सहरीन, जो कि 3 से 4 दिन हो गए हैं, दोनों गायब हैं, कुछ पता नहीं चला है। पुलिस इस बात को सीरियसली लेती है और तुरंत फारूक को बुलाती है। फारूक पकड़ा जाता है और फारूक से पूछताछ की जाती है। फारूक हर बात में, हर समय में हर नया लहजा प्रयोग करता था, हर नई बात बताता था, जिससे पुलिस को जो है शक होने लगा। अब पुलिस सख्ती से जब उसे पुलिस पूछताछ करती है अपने तरीके से, तब वो कबूल करता है, वो बताता है। फारूक टूट जाता है और पूरी सच्चाई को कबूलने लगता है। जो सच्चाई वो बताता है उसे सुनकर हमारे आपके सबके हाथ पांव फूल जाएंगे। हम आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक इंसान ऐसे कसाई जैसा व्यवहार कैसे कर सकता है। 2025 को अपने घर की तरफ सोलह दिसंबर 2025 को पुलिस वालों को लेकर फारूक अपने घर की तरफ जाता है। वो कहता है कि साहब घर चलिए, वहीं पर हमारी पत्नी और हमारे बच्चे दोनों आपको मिलेंगे। घर पर पहुंच जाते हैं पुलिस वाले। तब वो पुलिस वालों से कहता है, साहब जिस पत्नी और जिस बच्चों को आप ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे ज़मीन में गड़े हुए हैं। दोस्तों, वहाँ पे एक बाथरूम होता है, बाथरूम के बाहर एक ओपन एरिया आंगन होता है। आंगन में फारूक उसे दबा कर रखा होता है ज़मीन के अंदर। बताता है कि 7 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया और उसमें से 3 लाशें निकलती हैं। 3 लाशों में उसकी पत्नी ताहिरा और उसकी 2 बेटियां नासरीन और आफरीन, सहरीन और आफरीन दोनों निकलती हैं। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और अब पुलिस फारूक से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। तो फारूक बताता है कि साल 2009 में ताहिरा से शादी हुई थी। मुजफ्फरपुर के मंसूर के थाना गांव नड़ा की रहने वाली थी ताहिरा। आधार कार्ड बनवाने के लिए वो अपनी पत्नी को लेकर जाता है आधार कार्ड सेंटर पर। तो वहाँ पे वो बताता है कि मेरी पत्नी का आधार कार्ड बनाना है। तो आधार कार्ड बनाने वाला कहता है कि साहब भैया, ये जो इनका हाथ है, इनकी हाथ हटानी पड़ेगी क्योंकि इनका जो है बायोमेट्रिक लेना है, अंगूठे का इम्प्रेशन लेना है और इनका नकाब भी हटाना पड़ेगा क्योंकि आंखों की रेटिना लेना है। वो कहता है हटेगा कुछ नहीं, अगर तुमको इनका आधार कार्ड बनवाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो नहीं बनवाओ। वो वहाँ से वापस लौट आता है और आधार कार्ड नहीं बनवाता है। उसके बाद समय का पहिया धीरे धीरे घूमता है। इसके बाद फारूक और ताहिरा के बीच में 5 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें इनका आफरीन, सहरीन, आशमीन, बिलाल और असद, ये 5 बच्चे पैदा होते हैं। उसके बाद इतना शक वो करता था कि अपनी बीवी की ज़िंदगी में हमेशा पाबंदी लगाए रखता था। उसे हर बात के लिए कहीं जाना नहीं है, कितना ढक के रखना है, कहीं हिलना नहीं है, हमेशा नकाब में रहना है, हाथ में ग्लव्स पहनना है, उंगली तक नहीं दिखाई देनी चाहिए। इतना सख्त हो गया था फारूक और हमेशा शक किया करता था अपने बीवी के ऊपर। बताते हैं कि बीवी पैसे की डिमांड करती, वो कहती कि हमें कुछ मोबाइल दिला दो, तुम काम पे चले जाते हो, मैं परिवार के बीच में रह नहीं पाती हूँ, पैसे की डिमांड करती थी। इसी सारी चीज़ों को लेकर उससे लड़ाई हुआ करती थी। अब ये लड़ाई आम हो गई थी कि हर दिन उसके घर में लड़ाई हुआ करती थी।
लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ताहिरा अपनी छोटी बेटी को गोद में लेती है और वो मायके चली जाती है नाराज़ होकर। और उसने सबसे बड़ी गलती जो कर दी वो ये बड़ी गलती कि जिस दिन जो वो मायके जाती है तो वो नकाब नहीं पहने होती है, बिना नकाब के वो मायके चली जाती है। ये चीज़ें फारूक को इतनी खटक जाती हैं कि वो ताहिरा को बदला लेने के लिए, ताहिरा को इसका सबक सिखाने के लिए कमर कस लेता है। वो सोचता है कि ये कैसे गई बिना नकाब के, बिना ढके हुए कैसे चली गई है। उसके बाद 2 से 4 दिन बीतते हैं। फारूक अपने ससुराल पहुंच जाता है, अपनी पत्नी से कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई है और चलो जो तुम चाहोगी, जैसे चाहोगी वैसी ज़िंदगी जिएंगे। इतना मनाने के बाद वो अपनी पत्नी ताहिरा को घर ले आता है। घर में लाने के बाद दोनों साथ में रहते हैं। तब इसके दिमाग में षड्यंत्र बजता है। बताते हैं कि वहाँ से वो निकलता है और फिर कैराना जाता है। कैराना में 3 तमंचे वो ख़रीदता है, 3-3 हज़ार रुपये के 3 तमंचे। उसके बाद 20 गोलियां ख़रीदता है और लाने के बाद उसके घर पे वो लगातार टेस्टिंग के लिए फायरिंग करता है। अगल बगल के लोग पूछते भी हैं, लेकिन सब कहते हैं कि ऐसे ही कर रहा होगा, टेस्ट कर रहा होगा, ट्राई कर रहा होगा। वो ऐसे कई बार आवाज़ें गोलियों की चलाता है, 2 से 3 फायरिंग करता है। उसके बाद रात के 9 दिसंबर 2025 रात के 12:30 बजे का समय होता है। वो कहता है ताहिरा से कि मुझे चाय की तलब लगी है, क्या तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगी। ताहिरा चाय बनाने के लिए जाती है, तभी वो तमंचा निकालता है और पीछे से ताहिरा के पीठ में गोली उतार देता है। ताहिरा मौके पर गिरती है और तुरंत मर जाती है। दोस्तों, इससे पहले उसने ये भी व्यवस्था कर लिया था कि वो 4 लेबर बुलवाता है और घर के आंगन में ही सेफ्टी टैंक बनवाने के बहाने 7 फुट का गहरा गड्ढा भी खोद दवा देता है। उसके बाद इधर गोली चला देता है। गोली से लगने के बाद ताहिरा गिर जाती है। ताहिरा के दोनों पैरों को घसीटते हुए लाकर वो गड्ढे में जैसे ही डालने वाला था, तभी उसकी बेटी सहरीन देख लेती है। वो बेटी देख लेती, वो कहती है अब्बू ये क्या कर रहे हो। वो अगला जवान कुछ बोल पाती, वो तुरंत जो है दूसरी फायरिंग करता है और अपनी बड़ी बेटी को भी मौत के घाट उतार देता है। दोनों बेटियों को, दो पत्नी को और बड़ी बेटी को गड्ढे में डाल ही चुका था, तभी आवाज़ की गोलियों की आवाज़ सुनकर उसकी छोटी बेटी जग जाती है और वो कुछ रिएक्ट कर पाती कि जो है फारूक कूद कर अपनी बेटी के सहरीन के कंधे पर चढ़ जाता है और उसके बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। फिर तीनों बॉडियों को उसमें डालता है सेफ्टी टैंक में, जो 7 फुट नीचे गहरा गड्ढा खुदवाया था। पूरी रात वो खड़े होकर उस गड्ढे को मिट्टी बराबर पाट देता है और बराबर करके समतल कर देता है। फिर वापस वो अपने काम पर लौट जाता है। ऐसे लग रहा था वो ज़िंदगी ऐसे जी रहा था जैसे लग रहा था कि उसने कुछ हत्या, कोई कुकर्म किया ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि गलत चीज़ें कभी ज़्यादा दिन तक दबती नहीं हैं, धीरे धीरे वो अपना सबूत छोड़ ही देती हैं। उसका बेटा बिलाल अपनी दादी से पूछता है, दादा से कहती है उस अपने पति जो है दाऊद से, दाऊद इससे कन्फर्मेशन करते हैं, प्रधान तक बात पहुंचती है और पुलिस तक, और फारूक को सब कबूल हो जाता है। अब आगे की ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे फारूक काटेगा। सब बच्चे अनाथ हो चुके हैं और एक हल्की सी साजिश, एक हल्का सा घुटन, एक हल्की सी सोच, एक हल्की सी गंदी सोच कि सिर्फ नकाब ना पहनने की वजह से वो अपनी बेटी की, अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर देता है और देखने की वजह से 2 बेटियों भी अपनी जान गंवा देती हैं। दोस्तों, इस सोच के प्रति, इस विचार के प्रति अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी, नई घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।